दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इस चैनल पर। आज मैं आपको यूपी टेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि गणित से रिलेटेड होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट 2017 के परीक्षा में 1 महीने से कम दिन बचे हैं। किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको उसके सारे विषयों में अंक लाने पड़ते हैं। यूपी टेट के सभी विषयों में से एक विषय गणित है, जिसमें हम आसानी से अंक प्राप्त तो कर सकते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते। अतः मैं आज आपको गणित के प्रश्न कैसे बिना घबराए हुए सफलतापूर्वक हल करें और अच्छे नंबर लाएं, उसका उदाहरण यूपी टेट 2016 के पुराने प्रश्न पत्र को हल करके देता हूं। मैं शुरू करता हूं यूपी टेट 2016 के प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है 547.527 अपॉन 0.0082, जिसका मान x के बराबर है। आपको 547,527 अपॉन 82 का मान निकालना है। मैंने माना इसका मान y है। अब जिसका मान दिया हुआ है 547.527 अपॉन 0.0072, यहाँ मैंने देखा कि हर में जो संख्या है वो है 0.0082। अब इस संख्या में दशमलव का स्थान क्या है? 4। यहाँ चौथे स्थान पर दशमलव लगा हुआ है, तो जिसका मान निकालना है उस संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है। अगर हमको इसका मान निकालना है, जिस संख्या में दशमलव नहीं है वो संख्या एकदम वही संख्या है, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो हमको इस संख्या का दशमलव हटाना पड़ेगा। इस संख्या का दशमलव हटाने के लिए हम देखेंगे कि हमको इस संख्या में 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 10,000 से इस संख्या में गुणा कर देता हूं तो इस संख्या का दशमलव पूरी तरह से हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे नीचे 10,000 का गुणा कर देता हूँ। अब अगर मैं किसी समीकरण में नीचे 10,000 का गुणा करता हूँ तो मुझे ऊपर भी 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो वो समीकरण चेंज हो जाएगा। अगर मैं 10,000 का नीचे और 10,000 का ऊपर गुणा करता हूं तो 10,000 आपस में कट जाएंगे और उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो संख्या ऊपर लिखी वही संख्या नीचे बची रहेगी अगर हम 10,000 से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दें तो। अब अगर हम ऊपर 10,000 से गुणा करते हैं तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 547,527 अपॉन 82। क्योंकि यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है तो मुझे 1,000 का गुणा करके भी ये चीज प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन समीकरण को बराबर रखने के लिए, क्योंकि नीचे 10,000 का गुणा किया था, इसीलिए ऊपर भी हमको 10,000 का गुणा करना पड़ा। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि एक स्थान पे 0 और आगे बढ़ा और ये संख्या हमको इस प्रकार इस फॉर्म में प्राप्त हो गई। अब इस संख्या को अगर हम ऐसे लिखें तो भी कोई अलग बात नहीं है, दोनों संख्याओं का मतलब एक ही है। इसमें 0 यहाँ लिखें या 10 का गुणा करके लिखें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब इस संख्या, ये संख्या के बराबर जो x चली आ रही है वो x बराबर ये हो गया। अब इस संख्या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इसको मैंने y माना था और मैंने इसे लिख दिया y। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई? x बटा 10। 10 का मैंने पक्षांतर कर दिया तो इसकी वैल्यू हो गई x बटा 10। इस प्रकार से हमको ये उत्तर मिला x बटा 10। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण कहा गया है तो हमको इसका अर्थ पता होना चाहिए। समपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हम माने कि अगर एक कोण x है और दूसरा कोण y है, अगर x और y का सम 180 डिग्री के बराबर आता है, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तो वो कोण हमारा क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि x और y एक दूसरे के समपूरक हैं और y की वैल्यू हमें निकालनी हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को आप इधर भेज दीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ऑफ x। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम कोटि पूरक कोण देखेंगे कि क्या होता है। तो पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे समपूरक कोणों में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है।
अब यहाँ पे अगर एक कोण x हो और दूसरा कोण y हो और कहा जाए कि दोनों कोण कोटिपूरक कोण हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का पक्षांतर करना पड़ेगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। प्रश्न में दिया हुआ था कि प्रश्नानुसार यक्स जो भी कोण था उसका समपूरक कोण तीन गुना है कोटिपूरक कोण के। ठीक है दोस्तों, तो यक्स का समपूरक कोण बराबर 3 गुना 3 इंटू 3 यक्स का कोटिपूरक कोण। यहाँ पे यक्स का समपूरक कोण कितना हो गया, 180 माइनस यक्स, और कोटिपूरक कोण कितना हो गया, 90 माइनस ऑफ यक्स। अब 180 माइनस ऑफ यक्स इक्वल टू मैंने 3 का गुणा किया तो 270 माइनस ऑफ 3x। अब 270 को मैंने यहाँ रखा और 180 को मैंने इधर भेज दिया और 3x को मैंने इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, 270 माइनस 180 और 3x माइनस ऑफ x। तो 270 में से 180 घटा तो कितना बचा हमारा, 90 डिग्री, और 3x में x घटा तो कितना बचा हमारा, 2x। मतलब हमारा x की वैल्यू अगर हम 2 से इसे भाग दे दिए तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 45 डिग्री। तो दोस्तों अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा आयत से रिलेटेड है। आयत, जैसा कि आप जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें दिया गया है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आयताकार पार्क है, तो मैंने एक आयताकार पार्क बनाया यहाँ पे जिसकी भुजा 45 मीटर लंबी है और 30 मीटर चौड़ी है। अब आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ये भुजा अगर आपकी 45 डिग्री है तो ये वाली भुजा भी आपकी 45 डिग्री हो जाएगी। ये वाली भुजा अगर आपकी 45 मीटर है, ये वाली भुजा, तो आपका ये वाला भुजा भी 45 मीटर हो जाएगा। ये वाली भुजा अगर आपकी 30 मीटर है तो ये वाली भुजा भी आपकी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाई है जो हमारे रास्ते को दिखा रही है, ये हमारा रास्ता है। अब ये कह रहा है कि ये 2.5 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से मैंने 2.5 मीटर चौड़ा ले लिया। अब ये मान लीजिए कि आपका पार्क था, ये पूरा आपका क्या है, पार्क है, और ये आपका क्या है, पूरा रास्ता है। अब रास्ता जो है वो 2.5 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पार्क से मैंने इसकी चौड़ाई कितनी दिखाई, 2.5 मीटर। जब यहाँ 2.5 मीटर चौड़ा है तो रास्ता यहाँ भी 2.5 मीटर चौड़ा होगा, और रास्ता यहाँ भी 2.5 मीटर चौड़ा होगा, और यहाँ भी 2.5 मीटर चौड़ा होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमको एक नया आयत मिला जिसकी भुजा अब कितनी हो गई, 30 मीटर, ये और प्लस 2.5 मीटर और प्लस 2.5 मीटर, और पुरानी ये वाली भुजा जो थी 45 मीटर थी, और इधर भी 2.5 मीटर जुड़ गया और इधर भी 2.5 मीटर जुड़ गया। मतलब जो नया आयत मुझे मिला उसकी लंबाई कितनी हो गई, 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 बराबर 50 मीटर। अब दोस्तों इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इस आयत की चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी हमारी 30 प्लस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, मतलब 35 मीटर। तो पूरा जो नया आयत बना उसका पूरा क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। अब नई जो है भुजा उसकी चौड़ाई 35 है और लंबाई हमारी कितनी है, 50 है। मैंने 35 इंटू 50 लिखा, मल्टीप्लाई किया तो आया 1750 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब जो पुराना आयताकार पार्क था उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई उसकी कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, और चौड़ाई दोस्तों कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो इन दोनों का अगर हमने गुणा किया तो आया 1350 वर्ग मीटर। अब पूरे रास्ते में से
पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं पार्क का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैंने पूरा क्षेत्रफल जो था वो 1750 था और पार्क का क्षेत्रफल जो था वो 1350 था। मैंने दोनों को घटा दिया, 1750 में से 1350 घटा दिया तो मुझे मिला 400 वर्ग मीटर, जो कि हमारा पार्क से जो रास्ता जा रहा है उसका क्षेत्रफल होगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमको एक त्रिभुज की बात बताई गई है। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोणों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:3:4। अब मैंने माना कि त्रिभुज के कोण जो हैं वो 2x हो गए, 3x हो गए और 4x हो गए। अब दोस्तों क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं वो 2x, 3x और 4x हैं, और हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अतः 2x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका 9x बराबर 180 डिग्री हो गया, तो x बराबर आपका कितना आ गया 20 डिग्री। अब दोस्त इस प्रकार से पहला कोण आपका कितना हो गया 2x, मतलब 2 × x की वैल्यू हमने रख दी जो है x का मान 20 डिग्री, तो x का पूरा 2x पहले कोण का मान आ गया हमारा 40 अंश। दूसरे कोण का मान 3 × x 3 × 20 बराबर 60 अंश। तीसरे कोण का मान 4 × x 4 × 20 बराबर 80 अंश। अतः दोस्तों इस प्रकार से हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 40, 60 और 80 अंश पता चल गया। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है जो वो है आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पे। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यहाँ दिया गया है और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है, और उसमें एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है। तो इसका दोस्त हमको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो होता है लस इंटू मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ दोस्तों लस का मतलब लघुत्तम समापवर्तक से है और मस का मतलब महत्तम समापवर्तक से है। अतः दोस्तों अगर हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अपनी पहली संख्या का हमने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया लस इंटू मस अपॉन पहली संख्या। अब दोस्तों लसा हमारा कितना दिया गया था, वो था हमारा 1989 1989 इंटू मसा हमारा 13 है बटे 117 117 से हमने भाग दे दिया। दोस्तों यहाँ काटने का तरीका बहुत सिंपल है। मैंने 3 से इसे काटना शुरू किया, 3 त्रिका 9, 9 के बाद यहाँ इसे काटेंगे तो आया 39, 9 से गया 2 हासिल इधर, 3 9 27 तो हो गया 39। यहाँ मैंने काटा 3 से इसे तो आया 663। एक बार फिर से मैंने इसे 3 से काटा तो 13 × 39 होता है, आया 13। यहाँ पे आया 221। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 13 था तो 13 13 आपस में कट गए, बचा क्या 221, जो हमारा इस संख्या का जो हमारा एक उत्तर है और जो हमारी पहली संख्या है। लश और मशक के मशक से अगर हमको पहली संख्या दी गई हो तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, ये हम इस फार्मूले से बड़ी आसानी पूर्वक और सफलता पूर्वक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे आगे की वीडियो देखते रहें और हम आपको मैथ गणित से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्न देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।